नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। जून महीने के पहले कारोबारी दिन बाजार सपाट बंद हुए। शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले, लेकिन धीरे धीरे बिकवाली हावी हो गई। सेंसेक्स 130 अंक की बढ़त के साथ 52,000 के काफी ऊपर खुला। कारोबार की शुरुआत में निफ्टी ने भी 47 पॉइंट की तेजी दिखाई, लेकिन अंत में बाजार फ्लैट बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 3 अंक की मामूली गिरावट के साथ 51,935 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंक टूटकर 15,575 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो कंपनियों ने मई महीने में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते ज्यादातर कंपनियों के लिए सेल्स के आंकड़े निराशाजनक है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी को मंथली आधार पर 71% बिक्री घटी है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 46,555 गाड़ियां बेची थी, जबकि अप्रैल में उसने 1,60,000 गाड़ियां बेची थी, यानी मंथली आधार पर उसे 71% का नुकसान हुआ है। इसी तरह महिंद्रा की बिक्री मंथली आधार पर 52% गिरी है। मई में महिंद्रा ने कुल 17,447 गाड़ियां बेची, जबकि अप्रैल में कंपनी ने कुल 36,437 गाड़ियां बेची थी। महिंद्रा की ट्रैक्टर की बिक्री में मंथली आधार पर 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बजाज ऑटो ने मई में बिक्री के अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी की घरेलू बिक्री में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 52% की बढ़त के साथ 60,830 यूनिट रही। मई में कंपनी की टू व्हीलर सेल सालाना आधार पर 1.13 लाख यूनिट से बढ़कर 2,40,000 यूनिट रही। मई में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री सालाना आधार पर 4,418 यूनिट से बढ़कर 24,552 यूनिट रही। मई में एस्कॉर्ट्स की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। मई में एस्कॉर्ट्स की कुल बिक्री 2.6% गिरकर 6,423 यूनिट रही। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस को माफ कर सकती है। सरकार ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आम जनता और सभी स्टेक होल्डर्स को 30 दिनों में भीतर उनसे विचार मांगा है। यह नोटिफिकेशन 27 मई को जारी किया गया था और इस पर कमेंट 27 जून तक भेजने होंगे। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स सस्ते होंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश की विकास दर के अनुमानों में भारी कटौती की है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 7.9% रहेगी। इससे पहले बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की जीडीपी 10.4% बढ़ने की उम्मीद जताई थी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की बढ़ती कीमतों का भी जीडीपी ग्रोथ पर भी असर होगा और कुल खपत, व्यापार, होटलों, परिवहन, संचार और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं से जुड़ी सर्विसेज में रिकवरी पर निर्भर करेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.3% रह सकती है। उसके अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.9% रहने का अनुमान जताया गया है। मूडीज के मुताबिक चालू तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी रह सकती है, जो आगे चलकर सुधरेगी। साथ ही महंगाई भी काबू में रहने की संभावना है। मूडीज का कहना है कि महामारी से नई आर्थिक मुश्किलें उभर कर आई हैं। ऐसे में रियल जीडीपी ग्रोथ औसतन करीब 6% रह सकती है। मूडीज ने कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज प्राइसेस बढ़ने से भी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ऐसे में इकोनॉमी में डब्ल्यू शेप की रिकवरी देखने को मिल सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात का असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा है। डिमांड में गिरावट से कंपनियों को मिलने वाला ऑर्डर तेजी से कम हुआ है। आईएचएस मार्केट इंडिया का पीएमआई मई में गिरकर 50.8 पर आ गया है। यह अप्रैल में 55.5 पर था। पीएमआई का 50 से ऊपर होने का मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है। देश में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का आंकड़ा पिछले साल जुलाई के बाद से सबसे कम है। उस दौरान भी पीएमआई 50 से थोड़ा ज्यादा रहा था। आईएचएस मार्केट के मुताबिक मई में बिक्री, प्रोडक्शन और इनपुट खरीद के प्रमुख इंडिकेटर काफी कमजोर हुए हैं। नतीजा ये रहा कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की दर 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई है। यह दावा किया है प्राइवेट थिंक टैंक CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने।
CMI के मुताबिक मई महीने में देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। देश में अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मई में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड 23.5% तक पहुंच गया था। CMI ने अप्रैल में 1,75,000 परिवारों पर एक देशव्यापी सर्वे किया था। इस सर्वे में पिछले एक साल में कमाई का परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया था। सर्वे में सिर्फ 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही थी, जबकि 55% ने कहा था कि उनकी इनकम गिरी है। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज जुलाई अंत तक कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ब्याज को क्रेडिट करने की मंजूरी लेबर मंत्रालय से मिल गई है और जल्द प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पिछले बार 2019-20 का ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने तक का इंतजार करना पड़ा था। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव 8.5% पर बरकरार रखा है। ईपीएफओ ने कोविड की दूसरी लहर में सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करने के लिए नॉन रिफंडेबल एडवांस की निकासी की भी अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंथली जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख में 15 दिनों की मोहलत दी है। अब कारोबारी मई महीने का जीएसटी रिटर्न 26 जून तक फाइल कर सकते हैं। सीबीआईसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। सीबीआईसी ने कहा है कि जीएसटीआर 1 को 26 जून 2021 तक फाइल किया जा सकता है। जीएसटीआर 1 के तहत कारोबारियों को पिछले महीने की सप्लाई की जानकारी अगले महीने के 11वें दिन देनी होती है। जीएसटी के भुगतान के लिए कारोबारी को जीएसटीआर 3B दाखिल करना होता है। ये भुगतान अगले महीने की 20 से 24 तारीख के बीच करना होता है। देश में 12वीं की बोर्ड एग्जाम की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें यहां भर्ती कराना पड़ा। 21 अप्रैल को वो कोरोना की चपेट में आए थे। इसके बाद 5 से 6 मई के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। वो कोरोना संक्रमण से पूरी तरह उबरने के बाद से कुछ स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर होते ही मुंबई में बीएमसी ने शर्तों मुंबई से ठाणे और कल्याण के अलावा नवी मुंबई में भी स्थानीय महानगर पालिका ने दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। बीएमसी ने जरूर सेवाओं की दुकानों को हफ्ते में 7 दिन खोलने की अनुमति दी है। साथ ही गैर जरूरी सामान की दुकानों को ऑड इवन के फॉर्मूले से खोले जाने की अनुमति मिली है। नियमों के मुताबिक बाएं साइड की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि दाएं साइड की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। शनिवार और रविवार गैर जरूरी सामान की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून यानी कल से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी है। सरकार ने यह फैसला लगातार कम हो रहे संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। जिन जिलों में पॉजिटिव दर 10% से कम है, उनमें सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पाली में अभी आंशिक छूट रहेगी, क्योंकि यहां पॉजिटिविटी 11% से ज्यादा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि बच्चों में कोरोना की बीमारी गंभीर नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि इसी लिहाज से तैयारी की जा रही है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि इस मसले पर एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। डेटा और अनुभव को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि डेटा से पता चला है कि कम संख्या में बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते। हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है। वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए, तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। देश में कोरोना महामारी पर आज बड़ी राहत वाली खबर आई है। 24 घंटे में नए मामलों की संख्या गिरकर 1,27,000 तक पहुंच गई है, जो 54 दिन में पहली बार एक दिन में सबसे कम नए केस हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,55,287 लोग ठीक हुए हैं। इस समय देश में 18,95,000 के करीब एक्टिव केस हैं। 43 दिन के बाद पहला मौका है जब संक्रमण के एक्टिव केस 20 लाख से कम हो गए हैं।
पिछले 24 घंटे में 2795 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। 35 दिन बाद पहली बार कोरोना से मौत का आंकड़ा 3000 के नीचे पहुंचा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना 623 नए मामले सामने आए हैं, जो 18 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस हैं। 18 मार्च को 607 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में संक्रमण दर घटकर 0.88% हो गई है और 24 घंटे में कोरोना से 62 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,299 पर पहुंच गया है। अब तक दिल्ली में कोरोना से कुल 14,27,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 13,92,000 लोग ठीक हो चुके हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का सबसे बड़ा शिपमेंट आज भारत पहुंचा है। हैदराबाद पहुंची शिपमेंट में करीब 30 लाख वैक्सीन की डोज हैं, जो जल्द ही देश में इस्तेमाल होने के लिए उपलब्ध होंगी। ये रूस से आया स्पुतनिक वी का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा शिपमेंट है। एयरपोर्ट पर इस शिपमेंट को डिस्पैच करने में करीब पूरे प्रोसेस में 90 मिनट का वक्त लगा। भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ही स्पुतनिक वी को बनाया जा रहा है। हालांकि भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जो जुलाई अगस्त तक बाजार में आ सकता है। निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के इंपोर्ट पर IGST लगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि GST काउंसिल की बैठक 8 जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित कोविड-19 से जुड़ी जरूरी वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 1 मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% IGST लगाया जाएगा। दिल्ली ने शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से ये जानकारी दी। नए आबकारी नियमों के मुताबिक L13 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थी, जिसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनी ने सरकार से शराब की होम डिलीवरी की मांग की थी। दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र में पहले ही 4 साल की कमी कर चुकी है। पहले शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल थी, जिसे अब 21 साल कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आई थी। देश में लगातार तीसरे साल सामान्य बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे सीजन जून से सितंबर के दौरान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 101% बारिश होने की संभावना जताई है। IMD का पिछला अनुमान 98% बारिश का था। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस सीजन 103% बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि 96% से 104% के बीच बारिश सामान्य मानसून के दायरे में आती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश का अनुमान है। मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। IMD ने इस साल कमजोर अल नीनी की संभावना जताई है। ऐसे में अच्छी बारिश का अनुमान फिर से सटीक साबित हो सकता है। केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अल्पन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अल्पन के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट भी लगाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी भी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने सभी विधायकों, मंत्रियों और राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में पैनल से मुलाकात की। सिद्धू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वो हाईकमान के बुलावे पर यहां आए हैं, वो पंजाब के लोगों की आवाज़ पहुंचाने आए हैं। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पंजाब के सच और हक की आवाज़ को हाईकमान को बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सिद्धू ने कहा कि हर पंजाब विरोधी ताकत हारेगी। इस हफ्ते के आखिर में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पैनल के सामने अपनी बात रखेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विस्तार भी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है।
बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। परामर्श समिति में अफसर और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। गूगल फोटोज पर मिलने वाला फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज आज से खत्म हो जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब आपको इसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। पहले गूगल फोटोज पर अनलिमिटेड हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो स्टोरेज कर सकते थे, लेकिन अब इसके लिए सिर्फ 15 GB स्पेस मिलेगा। इतना स्पेस कंपनी सभी जीमेल अकाउंट यूजर्स को फ्री में देती है, यानी इतने स्पेस में आपको फोटोज, वीडियोज, जीमेल फाइल्स के साथ दूसरा डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा। जैसे ही स्टोर फुल हो जाएगा, आपकी फाइल्स अपलोड होना बंद हो जाएंगी। यहाँ तक कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, शीट्स जैसे काम भी नहीं करेगी। 15 GB का प्लान डिफॉल्ट सेट होता है, जो पूरी तरह फ्री है। इसके बाद 100 GB के लिए आपको 130 रुपए महीना या 1300 रुपए सालाना होगा। वाराणसी माधीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह काशी विश्वनाथ धाम में एक जर्जर भवन गिर गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी डीएम को फोन करके हालात की जानकारी ली और मदद का भरोसा दिया। प्रशासन के मुताबिक कॉरिडोर के निर्माण में पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले मजदूर काम कर रहे थे। ये सभी पास के एक भवन में रह रहे थे। सुबह जर्जर भवन गिर गया। बताया जा रहा है कि भवन पहले से ही जर्जर हो रखा था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग फिलहाल रुकी हुई है। अब इस बात को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में सीएम से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम फिर से शुरू करने के लिए अनुमति देने की मांग की गई है। लेटर में कहा गया है कि लाखों आर्टिस्ट, वर्कर्स और टेक्नीशियन जो पिछले 1.5 साल से बेरोजगार हैं और उनके लिए इनकम का एकमात्र सोर्स इंडस्ट्री ही है, अगर एक और बार 15 दिनों के लिए भी लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होती है तो वास्तव में फिल्म कारोबार से जुड़े छोटी इनकम वालों को भारी संकट झेलना पड़ेगा। लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। वे 18वीं शताब्दी की मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। मुंतशिर ने खुलासा किया है कि वे लीड रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करना चाहते हैं। उनके मुताबिक प्रियंका इस तरह के रोल जुनून और आत्मविश्वास के साथ निभाती हैं। उन्होंने बताया कि बाजीराव मस्तानी में उनके द्वारा निभाए गए काशीबाई के किरदार में कहीं कोई कमी नहीं थी। हालांकि अभी तक मुंतशिर ने प्रियंका से बात नहीं की है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट अभी शुरुआती चरण में है। पॉपुलर रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही अपने सीजन 13 के साथ छोटे पर्दे पर वापस आ रहा है। एक बार फिर इस शो को बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन होस्ट करते नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो इस सीजन का पहला एपिसोड अगस्त 2021 में टेलीकास्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक शो का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है। शो के उम्मीदवार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के सही उत्तर दिए हैं, उन्हें अब कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विद्या बालन स्टारर शेरनी का टीजर रिलीज हुआ है। न्यूटन फेम डायरेक्टर अमित मसूरकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विद्या एक ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी जो इंसान और जानवरों के संघर्ष की दुनिया में तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर टीजर साझा करते हुए लिखा है कि एक टाइग्रिश हमेशा रास्ता जानती है। शेरनी की दहाड़ सुनने के लिए तैयार है। अमेजन प्राइम वीडियो की इस ओरिजिनल फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज किया जाएगा। जानवी कपूर के बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर की दूसरी बेटी खुशी कपूर भी फिल्मों में एंट्री करने जा रही है। हालांकि उनका डेब्यू बॉलीवुड में नहीं बल्कि तेलुगु फिल्मों में होगा। ताज़ा रिपोर्ट की माने तो प्रोड्यूसर दिल राजू खुशी को तेलुगु सिनेमा में लॉन्च करेंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताते चलें कि दिल राजू ने बोनी कपूर और उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बोनी ने दिल राजू के साथ मिलकर पवन कल्याण स्टारर सुपरहिट तेलुगु फिल्म वकील साहब को प्रोड्यूस किया था। इंग्लैंड के अहम दौरे पर जाने वाली भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के लिए राहत की खबर है। यूके सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ के फैमिली मेंबर्स को भी साथ आने की इजाजत दे दी है। खिलाड़ी और उनके फैमिली मेंबर्स पहले से मुंबई के एक होटल में क्वारंटाइन हैं। यहां से वे 3 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। लंबे टूर और बायो बबल की सख्ती को देखते हुए बीसीसीआई ने शुरू से योजना की थी कि फैमिली मेंबर्स के साथ भेजा जाए, लेकिन इसके लिए यूके की सरकार की इजाजत जरूरी थी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 91 किलो वेट में
संजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। ये इस टूर्नामेंट का भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले लड़कियों में पूजा रानी ने 75 किलो वेट में अपना खिताब बचाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अमित पंघल और शिव थापा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस चैंपियनशिप में 15 मेडल जीते हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा मेडल हैं। इससे पहले 2019 में बैंकॉक में हुए एशियन चैंपियनशिप में भारत ने 13 मेडल जीते थे। भारत को मिले मेडल्स में 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जूनियर पहलवान सागर की हत्या में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के आम लाइसेंस को कैंसिल करने की प्रक्रिया लाइसेंस डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार और उनके पीए को सागर की हत्या के आरोप में 23 मई को मुंडका से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस हत्या में शामिल 4 अन्य लोगों की तलाश जारी है। सुशील अभी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील को पुलिस कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी थी। फ्रेंच ओपन के बादशाह राफेल नडाल और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच आज टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेंगे। वहीं करीब 1.5 साल बाद ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेल रहे स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन में शानदार शुरुआत की। वे दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को लगातार सेटों में 6-2, 6-4, 6-3 से हराया है। वहीं महिला टेनिस स्टार सेलेना विलियम्स भी टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। फेडरर ने फिलिप चार्टियर कोर्ट में हुए इस मैच को मात्र 1.5 घंटे में खत्म कर दिया। वर्ल्ड नंबर 2 महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने पहले मैच के बाद फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला लिया है। उन पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ओसाका ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वो साल 2018 में हुए यूएस ओपन से ही डिप्रेशन से जूझ रही हैं। इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सकी। वहीं फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट गाइल्स मोरेटन ने ओसाका के टूर्नामेंट से हटने की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके टूर्नामेंट से हटने से निराशा हुई है।